डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है शासन का संगठन, जिसके अंतर्गत हम व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला है निश्चित भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। तो सरकार जो है वो राज्य का एक तत्व है। सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। राज्य जहां अमूर्त संस्था है, वहीं सरकार एक मूर्त संस्था के रूप में मानी जाती है। राज्य की जो इच्छाएं होती हैं उनको अभिव्यक्त करने का, उनको क्रियान्वित करने का जो दायित्व है वो सरकार पर होता है। और सरकार अपने इस दायित्व की जो पूर्ति है वो अपने 3 अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के माध्यम से करती है। व्यवस्थापिका का जहां कार्य विधि का निर्माण करना है, वहीं कार्यपालिका का निर्माण इस विधि को क्रियान्वित करना है। यानी व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, विधि बनाना, जबकि कार्यपालिका का कार्य है इस कानून यानी व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है, व्यवस्थापिका के द्वारा जो विधि बनाई गई है, उसको लागू करना। न्यायपालिका का कार्य है इस कानून की यानी व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है उसकी व्याख्या करना, और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करना। तो इस प्रकार से शासन के 3 अंग हैं, और 3 अंगों के माध्यम से शासन है वो अपना कार्य करता है। अब देखिए, व्यवस्थापिका है, तो देखिए व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत और ब्रिटेन में इसे संसद कहा जाता है, अमेरिका के अंतर्गत इसे कांग्रेस कहा जाता है, जबकि जापान के अंतर्गत इसे डाइट बोलते हैं। चीन के अंतर्गत हम देखते हैं तो इसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है, और स्विट्जरलैंड के अंतर्गत राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यवस्थापिका का जो नामकरण है वो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से है। पुनः देख लीजिए कि भारत और ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं, अमेरिका में कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स कि कांग्रेस जहां अमेरिका के अंतर्गत एक संसद का नाम है, वहीं भारत में कांग्रेस एक राजनीतिक दल का नाम है। जापान के अंतर्गत व्यवस्थापिका का जो नाम है वो डाइट है, चीन के अंतर्गत व्यवस्थापिका का जो नाम है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, जबकि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत इसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थापिका का नामकरण होगा। अब देखिए, व्यवस्थापिका के कार्य क्या है, व्यवस्थापिका की भूमिका क्या है। तो व्यवस्थापिका का काम होता है, यानी व्यवस्थापिका का मतलब एक ऐसी संस्था से है जो कानून का निर्माण करे। तो सबसे पहला जो कार्य है इसका वह है विधायी कार्य, और विधायी कार्य के अंतर्गत आता है कानून बनाना। इसलिए व्यवस्थापिका को नियम बनाने वाला विभाग भी कहा जाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका का जो कार्य है पहला वो विधायी कार्य है। विधायी कार्य के अंतर्गत विधि आता है, कानून का निर्माण किया जाता है। अब किया कैसे जाता है, तो देखिए, लोक मत जो होता है या जनता की जो समस्याएं होती हैं उनको प्रस्तावों के रूप में तैयार किया जाता है, और वो एक विधेयक का रूप लेता है, और इस विधेयक को व्यवस्थापिका में विचार विमर्श के लिए रखा जाता है। इस पर विचार विमर्श होता है, कई 2-3 वाचन होते हैं। उसके बाद में इसे संशोधन या बिना संशोधन के द्वारा जब पारित कर दिया जाता है व्यवस्थापिका के द्वारा, तो ये कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका का जो पहला कार्य है वह है विधायी कार्य। दूसरा कार्य है वित्तीय कार्य। व्यवस्थापिका है वो राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है, राष्ट्रीय वित्त का नियमन करती है। ये प्रतिवर्ष बजट पारित करती है। आप जानते हैं बजट क्या है? बजट है ये आगामी वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा होता है। इस बजट के अंतर्गत या बजट के द्वारा नए कर लगाए जाते हैं, या पुराने जो कर होते हैं उनको या तो समाप्त किया जाता है, या पुराने करों की दरों में कमी या वृद्धि की जाती है। व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना 1 पैसा खर्च है वो शासन के द्वारा नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि शासन को खर्च करने की जो अनुमति है वो व्यवस्थापिका के द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार से दूसरा जो कार्य है वो है वित्तीय कार्य। तीसरा कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण।
कि व्यवस्थापिका है, इसके द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। तो देखिए, ये दो प्रकार की शासन व्यवस्था है और दोनों प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के तरीके अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखिए कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका पर विभिन्न साधनों के द्वारा, जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, अब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव हो गया, निंदा प्रस्ताव हो गया, काम रोको प्रस्ताव हो गया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया, प्रश्नकाल हो गया, बजट पर बहस हो गई, शून्यकाल हो गया, आधे घंटे की बहस हो गई। तो ये विभिन्न साधनों, विभिन्न युक्तियों के माध्यम से कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है ताकि कार्यपालिका जनहित में कार्य करे, जनहित को भुलाए नहीं। तो इस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत इस प्रकार से नियंत्रण है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था होती है इसमें कार्यपालिका का निर्माण है वो व्यवस्थापिका में से नहीं किया जाता। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जैसे कि अमेरिका के अंतर्गत देखते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्ति की जाती है उन नियुक्तियों पर अमेरिकी सीनेट के द्वारा प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस है वह हटा सकती है। इसी प्रकार से सीनेट जो होते हैं, इन सीनेट जो है वो मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण की जांच कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रशासन कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य वो भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। अगला जो कार्य आता है वो है न्यायिक कार्य। व्यवस्थापिका को यद्यपि न्यायिक कार्य नहीं दिए गए हैं, लेकिन न्यायिक प्रकृति जैसे कार्यों को करती है। जैसे भारत के अंतर्गत हम देखते हैं कि संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया को है वो चलाई जाती है और उसके द्वारा अगर वो पारित हो जाती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड के अंतर्गत बाकी जो व्यवस्थापिका है जिसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है, उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से हम ब्रिटेन में चलते हैं तो ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है वो एक सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है। यूएसए के अंतर्गत देखते हैं तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है तो महाभियोग लगने पर सीनेट है वो महाभियोग जो होता है उसकी जो सुनवाई है वो एक न्यायालय के रूप में करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यवस्थापिका जो होती है इस व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायिक प्रकृति के जैसे कार्य भी किए जाते हैं। थैंक यू।